हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बीएससी थर्ड सेमेस्टर के इस कोर्स में। हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के हमारे कोर्स में आगे मूव कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास इससे पहले हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल जो हमारा बेस है डेफिनेशन पोर्शन वाले कुछ चीज़ों को लेते हुए स्टार्ट किया था। आज भी हम आपके सिलेबस में जो टॉपिक है, जो हमारा मेन टारगेट जिसे हमें करना है, उसको लेते हुए हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सिलेबस में जो टॉपिक पिछले बार लिखा था या जिसको हम लोगों ने कवर किया था, द टाइटल इज थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, मतलब ऊष्मागतिकीय निकाय की क्या परिभाषा होती है। उसमें हमने कुछ टाइप देखे थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इस तरह से। और सराउंडिंग क्या होता है, परिवेश क्या होता है, आपका निकाय या सिस्टम किसके कहते हैं थर्मोडायनामिकली अगर हम उसको डिफाइन करें। एंड हम लोगों ने टेम्परेचर का कंसेप्ट देखा था। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, जनरली हम 4 टाइप ऑफ वेरिएबल लेके चलते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूल और मटेरियल, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जनरली प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को लेके हम थर्मोडायनेमिक्स किसी भी सिस्टम को सॉल्व आउट करते हैं, क्योंकि जो फ्यूल हम लेते हैं उसका टाइप या वैरायटी या केमिकल कंस्ट्रक्शन हम लोग एक जैसा यूज़ करते हैं, इसलिए उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वो नियत रहता है। पिछले क्लास में से बात किए थे हम लोग। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज एग्जाम प्रोस्पेक्टिव हमने ये पढ़ा था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, कि थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ या शून्यवां नियम क्या कहता है। तो ताप की एक समतुल्यता ही बताता है कि ताप एक ऐसा चीज़ है जो हीट के फ्लो को डिनोट आउट करता है, और ताप ये बताता है कि कोई भी सिस्टम थर्मली टेम्परेचर के फ्लो आउट में अपने आप को सराउंडिंग के साथ मेंटेन करना चाहता है, वातावरण के साथ अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो हीट का फ्लो जो है वो ताप बताता है। सेम उसी स्ट्रेंथ के सिलेबस में जैसा एज इट इज लिखा हुआ है आगे के टॉपिक हमारे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम क्या है। और चूंकि इस यूनिट का टाइटल भी थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशंस हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और उस पर बेस्ड क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, जो कि आगे चल के मैंने आपसे कहा है कि ये यूनिट थ्योरी से एकाएक मैथमेटिकल पोर्शन की ओर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज़्यादातर हम लोग इक्वेशंस और मैथ्स के इक्वेशंस में थर्मोडायनेमिक्स सिचुएशंस को स्टडी किया करेंगे, तो उन छोटे छोटे नोटेशंस के बारे में आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे अगर हमने किसी नए तरीके के डिफरेंशियल फॉर्म में या नोटेशंस के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपको उसका बेसिक बिहाइंड उसके क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है वो नहीं पता, तो फिर चीज़ें आगे टफ लगेगी। अदरवाइज़ आपको ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा अगर आप इसमें थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम लोग सिस्टम की परिभाषा से। निकाय क्या है? जो एक थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स को कंटेंट करके एक किसी न किसी प्रकार के बाउंड्री से एक क्लोज्ड एरिया होता है जो सराउंडिंग से सेपरेट होता है, वही हमारा निकाय कहलाता है। अब निकाय में हम लोगों ने टाइप ऑफ जो भी उसके इनर फ्यूल का कंस्ट्रक्शन है उसके कंसेप्ट पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिस्टम्स भी देखे हैं। तो एक क्वेश्चन ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन हमसे पूछा था कि जो समांगी निकाय होता है या समांगी माध्यम कहें या फिर होमोजेनस सिस्टम कहें, या एक हमने पढ़ा था विषम निकाय या हेट्रोजेनस सिस्टम कहें, वो क्या होता है, और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस पर डिफरेंस के बारे में बात हुई थी। तो जो समांगी निकाय है या होमोजेनस सिस्टम है, वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर को बताता है कि फ्यूल का जो स्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, एक टाइप का है कि अलग टाइप का है। इस चीज़ को वो जो स्ट्रक्चर बताता है वो आपका होमोजेनस या हेट्रोजेनस के कंडीशन में डिफाइन होगा। जैसे होमोजेनस सिस्टम कहने का मतलब है कि सिर्फ पेट्रोल आप यूज़ कर रहे हैं, या सिर्फ डीजल आप यूज़ कर रहे हैं, या सिर्फ सीएनजी यूज़ कर रहे हैं, या सिर्फ लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो खैर लिक्विड पेट्रोलियम गैस का यूज़ हम लोग किसी
मैकेनिकल वर्क को लेने के लिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एलपीजी जो गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस के कंपोनेंट से बना है। उसमें आपने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा होगा, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, मीथेन होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप। तो वो अपने आप में एक हेट्रोजेनस है। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम तो है, थर्मोडाइट सिलेंडर जो है अपने आप में एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, जो आपके घर पे जो खाने बनाने के लिए रखा हुआ है, जो उसके अंदर जो है वो, लेकिन उससे हम कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं लेते, बट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस जो अंदर भरा हुआ है उसको हीट में कन्वर्ट करके हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं मतलब पूरा पूरा आपका कॉन्सेप्ट है कि कैसे आप हीट को एक टाइप के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो होमोजेनस सिस्टम कहने का मतलब है वन टाइप ऑफ फ्यूल, सिंपल एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो। और हेट्रोजेनस सिस्टम कहने का मतलब है कि क्या आप कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल्स यूज कर सकते हैं, क्या ऐसा आप निकाय बना सकते हैं कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ इनर जो उसके मटेरियल हैं, चाहे सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म में हो, उसका यूज आप कर सकते हैं क्या। और इसीलिए अभी तक न्यूक्लियर पे बेस्ड जो नाभिकीय तत्वों पे बेस्ड इंजन बनाना टफ है, बहुत 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 टफ होता है। लोगों को लगता है कि जब हम यूरेनियम से इतनी इतनी बिजली बना सकते हैं तो यूरेनियम वाले कार क्यों नहीं बना लेते, या यूरेनियम या रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम पे चलने वाले रेडियो एक्टिव नाभिकीय वाले इंजन्स क्यों नहीं बनाए जाते हैं। हम केवल पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी पे ही क्यों स्टेबल है हमारे लिए, है ना। तो देखिए पेट्रोल या डीजल वन टाइप ऑफ सब्सटेंट आप यूज करते हैं, इंजन ही आपका निकाय है, पूरा कार आपका निकाय नहीं है ना, इंजन जो है वो आपका निकाय है, उसके भीतर जो प्रोसेस होता है वो है। तो यहाँ पे पूरा पूरा खेल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का है। वन टाइप ऑफ सब्सटेंट है तो उससे रिलेटेड प्रेशर, उससे रिलेटेड वॉल्यूम, उससे रिलेटेड टेम्परेचर एक स्पेसिफाई तरीके से डिफाइन होगा। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो आप उसको और डीप जानेंगे, ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। और इसका एक और एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पेट्रोल में डीजल मिला देंगे या डीजल में पेट्रोल, तो वो इंजन या वो निकाय वर्क नहीं करता है। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा लॉस हो जाता है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का जो इक्विवेलेंस है। अब यहाँ पे परिभाषा आ रही है उष्मीय साम्यावस्था, ठीक, जो एक और उस डाउट वाले क्वेश्चन में ये जो डिफाइन था कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। तो निकाय ऐसा होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तब आपका मशीन काम करेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम होने के लिए हमको तीन कंडीशन चाहिए कि वो जो निकाय या जो सिस्टम है, एक तो वो मैकेनिकली इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मैकेनिकली इक्विलिब्रियम होना चाहिए कहने का मतलब है कि उस निकाय के साइज, शेप में परिवर्तन समय के साथ नहीं होना चाहिए। इंजन का जो शेप साइज आपने बना के रखा है वो प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करने से या टेम्परेचर चेंज करने से, प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करने से उसके वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और यही परिभाषा जो साम्यावस्था की परिभाषा है, यही इंजन की सीसी की परिभाषा है। आप लोग बाइक वगैरह सुनते होंगे कि कितने सीसी का इंजन लगा है, बोलते हैं कि 150, 200, 250 सीसी, या बुलेट वगैरह होता है 350 सीसी की गाड़ी है, जो छोटी कारें हैं वो 900 सीसी की हैं, 1200 सीसी की हैं। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना है उसका। तो वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। अगर 1500 सीसी की गाड़ी है मतलब वो बड़ा इंजन है, बड़ा वॉल्यूम है उसमें। जैसे बड़े गाड़ियां हैं, स्कॉर्पियो वगैरह हो गए, जो एसयूवी हो गया, तो उसका जो सीसी है इंजन का, आप देखेंगे कि 1500 सीसी का है या 2000 सीसी का है। छोटी गाड़ियां हैं जैसे स्विफ्ट है, मारुति वगैरह की जो सेडान गाड़ियां हैं, उसकी सीसी 1200 सीसी होता है ना। मतलब वॉल्यूम कम है उनका। क्यूबिक सेंटीमीटर से किसको नापते हैं? वॉल्यूम को नापते हैं। मतलब इंजन का साइज छोटा है, उसका निकाय का शेप एक स्मॉल एरिया का है, मतलब पिस्टन का मूवमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा एज कंपेयर टू 2000 सीसी इंजन, ठीक, जो और बड़े गाड़ियां मर्सिडीज होगा या फिर वोल्वो की गाड़ियां हैं जो तुरंत 10 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ती हैं, तो उसके इंजन का आप कभी वॉल्यूम देखिए कितना होता है। उसमें होता है कि वो 2800 सीसी की गाड़ी है, 2500 सीसी की गाड़ी है। सो एज कंपेयर टू वॉल्यूम, ये चीज आपका शेप साइज ये फिक्स रहना चाहिए। तो ये पहला टॉपिक हुआ थर्मल इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन कि वो मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में है, ठीक। क्या चीज मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में नहीं है? गुब्बारा। अगर गुब्बारे में अगर आप
हवा भरेंगे तो धीरे धीरे उसका साइज भी बढ़ते चले जाता है, तो उसकी बाउंड्री भी एक्सपैंड हो रही है। और मान लीजिए हवा कम करते जाएंगे तो फिर से वो वापस अपने साइज में श्रिंक होने लगेगा। इंजन के साथ ऐसा नहीं है, वो मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में नहीं है गुब्बारा ना। लेकिन आपको अगर एक आइडियली थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनाना है तो उसके लिए उसको मैकेनिकली इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा वहाँ पे हम लोग कंडीशन पढ़े थे कि केमिकली इक्विलिब्रियम होना चाहिए। केमिकली इक्विलिब्रियम होना चाहिए। केमिकली इक्विलिब्रियम होना चाहिए कहने का मतलब कि उसके अंदर जो सब्सटेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो टेम्परेचर चेंज करने से या प्रेशर चेंज करने से उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक, किसी टाइप का केमिकल रिएक्शन होके वो कोई और दूसरा चीज़ ना बनाने लगे। जैसे पेट्रोल अगर इंजन के अंदर डला हुआ है और वो बर्न आउट होता है, ठीक, टैंक से फ्यूल इंजन में फ्लो हो जाते हुए अगर वो बर्न हो रहा है और उससे हीट जनरेट हो रहा है तो वो किसी और चीज़ में ना कन्वर्ट हो जाए, गैसोलीन ना बन जाए या डीजल या पेट्रोल के और दूसरे ग्रेड के लेवल बने, उससे फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो इक्विवेलेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सुनिश्चित करना कि जो सब्सटेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो उसको केमिकली इक्विवेलेंस बना के रखेगा। दूसरी चीज़, एक होता है मैकेनिकली इक्विवेलेंस होना चाहिए, दूसरा केमिकली इक्विवेलेंस होना चाहिए, और एक होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो इक्विवेलेंस होना चाहिए, तापीय साम्य में होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर उसके सराउंडिंग के और उसके इनर वाले सेक्शन के सभी जगहों का ताप उसका एक समान होना चाहिए। मतलब ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम उसमें लागू होना चाहिए। मतलब अगर गाड़ी खड़ी है, नॉर्मली नहीं चल रही है, आप कभी कार में बैठेंगे तो देखेंगे कि वो टेम्परेचर भी शो आउट करके इंजन के टेम्परेचर से और सराउंडिंग के टेम्परेचर से एक लिंक दिखाएगा आपको कि जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसी के अकॉर्डिंग उस निकाय को अपने टेम्परेचर को भी नॉर्मल अवस्था में ना अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, रखना होगा। ये नहीं कि अगर गाड़ी बंद है और उसमें पेट्रोल डली हुई है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या वो गर्म हो रहा है। ठीक, पहले की गाड़ियों में इसी की वजह से रेडिएटर्स का कॉन्सेप्ट था। बीच बीच में एक टाइम के बाद वो गर्म होने लगते थे, इसलिए उसको रोक के फिर उसमें पानी डाला जाता था सामने रेडिएटर को, इस चीज़ को ठंडा करने के लिए, क्योंकि वो एक टाइम के बाद थर्मली इक्विलिब्रियम में नहीं रहता था। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था थर्मोडायनेमिक्स के से या ऑटोमोबाइल के फील्ड में कि उस चीज़ को मेंटेन करना। तो अगर एक निकाय परफेक्टली इक्विलिब्रियम में है, ठीक, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ थर्मली इक्विलिब्रियम में है तो क्या क्या चीज़ चाहिए, उसको मैकेनिकली इक्विलिब्रियम होना चाहिए, उसको केमिकली इक्विलिब्रियम होना चाहिए, रासायनिक रूप से साम्य होना चाहिए, यांत्रिक रूप से साम्य होना चाहिए, और एक और अभी हमने जो डिस्कस किया कि उसको तापीय रूप से साम्य होना चाहिए। तो ये तीनों मिलके जो उसकी एक अवस्था बना रहा है वो है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। और सिर्फ जो उसके इनर फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं, जो मटेरियल आप यूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से जो बनता है वो होमोजेनियस और फिर हेटेरोजेनियस का कंसेप्ट है। तो यही डिफरेंस है उस दोनों में। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रख के चलना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें याद रखनी है आगे, है ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप समझिए कि यूरेनियम आप लोगों ने पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लासेस से, यूरेनियम में फ्यूजन होता है। अगर आप नाभिकीय विखंडन पढ़े हैं तो यूरेनियम पहले तो रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं। थोड़े से भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आके या फिर वातावरण से या निकाय के सराउंडिंग के साथ जुड़ के अगर आप उसको एक निकाय मानते हैं तो तुरंत रिएक्ट करेंगे। और आपको पता है कि जब यूरेनियम दो भागों में टूटता है, ठीक, तो वो दो और अपने अलग अलग सब्सटेंट बनाता है और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और फिर जो अगले न्यूट्रॉन है वो फिर उससे टकराते हैं और फिर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और फिर दो अलग एक सब्सटेंट बनाते हैं, तो एक चेन बनती है। तो अलग अलग तरीके से क्रिप्टॉन बनता है, बोरॉन बनता है, उसको चेंज करके। तो कहाँ स्टेबल कहाँ हुआ, केमिकली स्टेबल नहीं है, ठीक, थर्मली भी स्टेबल नहीं है क्योंकि एनर्जी की मात्रा समय के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। और एक और क्या इक्विलिब्रियम चाहिए हमको कि वो वॉल्यूम उसका आपको स्टेबल रख पाना, उतने सारे एनर्जी को एक निकाय या इंजन के अंदर स्टोर कर पाना कितना टफ काम है। उस एनर्जी को सहने वाला एक बॉर्डर कैसे बनाओगे आप, बाउंड्री जो सराउंडिंग से उसको अलग करेगी। सो दैट्स द वेरी टफेस्ट टास्क टू मेकिंग अ थर्मोन्यूक्लियर इंजन्स। रिएक्टर हम बना सकते हैं क्योंकि उसको वो जब रिएक्टर में क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में जैसे ही वो प्रक्रिया चालू होती है, जब वो अनियंत्रित होने लगती है तो तुरंत उसको बोरॉन या कार्बन की छड़ें डाल के जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है उसको बाहर खींचा जाता है ताकि ये अब बाकी से न टकराए, उस रिएक्शन को रोकते हैं।
एक सस्टेन टाइम तक ले जाके उस रिएक्शन को ब्रेक करते हैं, और उतने ही ड्यूरेशन में जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे भाप को गर्म करके टरबाइन में भेज के जनरेटर के थ्रू विद्युत हम लोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो उस छोटे से कंस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत बड़ा प्लांट स्थापित करना पड़ता है ना, थर्मोन्यूक्लियर या न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करना पड़ता है। सो इंजन इज अ वेरी इन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को अपने आप में कंटेंट करके रखता है कि क्या आप एक न्यूक्लियर सब्सटेंट से किसी टाइप का कोई इंजन बना सकते हैं या स्पेसक्राफ्ट बना सकते हैं क्या। तो इट्स अ रिसर्चेबल एरिया। हम प्लाज्मा को लेके अभी टारगेट कर रहे हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था को लेके हम डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल इंजन्स या रॉकेट्स इंजन पे रिसर्च इस पे चल रहा है। एक क्रायोजेनिक स्टेट आप थर्मोडायनेमिक में आगे चल के चलेंगे, जो क्रायोजेनिक इंजन एक होता है आएगा। आप धीरे धीरे फिजिक्स पे रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सरप्राइजिंग होंगी और सिखाएंगी वो चीज़। तो उन सब का लेकिन फंडामेंटल इन्हीं सब चीज़ों से चालू होगा जो हम यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ आपको अच्छे से पता होना चाहिए और उस पर आप कंसेप्ट अपना बना के रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन समझेंगे। तो इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, कैपिटल यू से। और उसका मतलब क्या होता है, क्या चीज़ होता है कि कोई भी सब्सटेंट जो है छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। तो अगर देखा जाए तो एक सब्सटेंट में उसके अणुओं परमाणुओं की गतिज ऊर्जा होती है और उनके बीच में जो आबंध है, जो केमिकली बॉन्डिंग होती है, जो बंध आप पढ़ते हैं जैसे सहसंयोजक बंध है ना, आयनिक बंध है, डिफरेंट टाइप। तो जैसे तो उस बंध या बॉन्डिंग की वजह से या न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है या इंटरमोलिकुलर जो फोर्स लगा हुआ है, जैसे H2O हो गया, पानी हो गया, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लगे हुए हैं उसकी वजह से उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी और एक उसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो यदि हम अणु परमाणुओं या इलेक्ट्रॉनों से संबंधित गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाओं का योग करते हैं तो वही उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। आंतरिक कहने का मतलब है कि वो किन चीज़ों से मिलके बना है, उसकी टोटल एनर्जी का सम। जैसे डेफिनेशनली क्या कहेंगे हम लोग कि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो निकाय में इसकी आणविक संरचना, मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन तथा अणुओं की गति के कारण होता है, मॉलिक्यूलर मोशंस के कारण होता है। अब आपको काइनेटिक एनर्जी किस किस टाइप से हो सकता है। एक ट्रांजिशनल मोशन होता है, मतलब वो रेखीय रूप से संघट्ट करेगा, इधर उधर जाएगा, वो एक मोशन है जिसको रेखीय गति बोलते हैं, मतलब ट्रांजिशनल मोशन बोलते हैं। एक रोटेशनली मोशन होता है, वो अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, ठीक, अक्ष पर भी इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमते हैं, आपको पता है, तो उसका एक रोटेशनली मोशन भी होगा। और एक वाइब्रेशनल मोशन भी होता है, वाइब्रेशन अपनी साम्य अवस्था की दोनों ओर वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। तो ये चूंकि अपनी अवस्था में बार बार चेंज करने वाले हैं, इसलिए तीनों कंडीशन काइनेटिक एनर्जी के तहत आएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी और इंटरमोलिकुलर जो फोर्स लगा है, जो बंध बने हुए हैं जिससे वो बंधा हुआ है, वो आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। और इन्हीं दोनों का सम हम क्या कहलाते हैं जी, किसी भी निकाय के लिए उसके भीतर जो पदार्थ है उसकी आंतरिक ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित होता है ये। ठीक, अब आते हैं अपन लोग इंटरनल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है और क्या चीज़ है ये। ठीक है, चलिए, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम क्या चीज़ है आखिर वो। तो आपके दिमाग में अभी तक के क्लासेस के बाद एक चीज़ आपने क्लियर कर लिया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब कंसेप्ट ये है कि आप कुछ भी सब्सटेंट यूज़ करिए, उस सब्सटेंट के टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, इन सब चीज़ों में जैसा भी परिवर्तन करना है विभिन्न नियमों से वो कीजिए और हमें एक मैकेनिकली वर्क करके दीजिए। मैकेनिकली वर्क करके दीजिए ना, कि आप ऊर्जा को काम में परिवर्तित करके दीजिए। तो उन्हीं को बेस बनाने के लिए कुछ नियम फिजिक्स के बनाए गए हैं। तो उसके आधार पे ये फर्स्ट लॉ है। क्या कहता है ये कि ये नियम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि
ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, उसका केवल स्वरूप बदलता है। तो इस नियम ने हमें ये बताया कि ऊर्जा का स्वरूप यदि हम बदल सकते हैं तो क्यों नहीं उस ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करें या मैकेनिकली वर्क में कन्वर्ट करें। तो ये नियम क्या कहता है? सबसे पहले देखिए कि यदि आपके पास कोई एक ऐसा निकाय है जो बाह्य कार्य करने में समर्थ है, जो मैकेनिकली वर्क करने में कैपेबल है, को यदि हम हीट देते हैं, बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो वो जो निकाय है जो हीट एब्जॉर्ब करेगा, बाहर से आप उसको हीट दे रहे हो तो जो हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, वो जो हीट है उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उस निकाय की इंटरनल एनर्जी में वृद्धि के सम के बराबर होता है। कि जितना हीट आप उसको प्रोवाइड करते हैं वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग आपको वर्क के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है और एक भाग उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, वृद्धि या घटता भी है, वो आगे आप पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे ये जानिए कि यदि आप किसी निकाय को हीट दे रहे हैं तो हीट का कुछ भाग वर्क में कन्वर्ट होगा जो आप चाहते हैं, जैसा मैकेनिकल वर्क आप चाहते हैं उसमें कन्वर्ट होगा, और कुछ भाग उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के लिए लग जाएगा। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कहने का मतलब है कि उसके अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी उसमें सब्सटेंट है यूज हो रहा है, उसके ट्रांजिशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल मोशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए, प्लस इंटरमोलिकुलर फोर्स में जो भी परिवर्तन, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां चले जाता है। तो इस तरह से एनर्जी दो भागों में बढ़ जाती है, ये इस लॉ का कहना है। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि यदि नोटेशन वाइज उष्मा को चूंकि क्यू से दिखाते हैं, इसलिए अगर आप किसी निकाय को डी क्यू उष्मा, स्मॉल अमाउंट ऑफ उष्मा, डी क्यू उष्मा देते हैं तो वो दो भागों में बढ़ जाता है। डी यू मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन, प्लस डी डब्ल्यू किए गए कार्य के बराबर। ठीक, या फिर इसी इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं यू टू माइनस यू वन, ये डी यू मतलब आंतरिक ऊर्जा की अंतिम स्थिति और ये प्रारंभिक स्थिति, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। जैसे पानी आप गैस पे चढ़ा दिए हैं तो उसका एक टेम्परेचर जो होगा और 5 मिनट तक उसको गर्म करने के बाद उसके इंटरमोलिकुलर मोशन में जो चेंज आएगा, तो और वो उसकी अवस्था अगर वेपर में हो जाती है तो वो अवस्था है कि U1 स्टार्टिंग कंडीशन में कितनी एनर्जीज थी, U2 एक सर्टेन टाइम तक उसको हीट देने के बाद क्या उसकी एनर्जीज में चेंज आया, वो तो U2 माइनस U1 ही आपको परिवर्तन को बताएगा। इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू, क्योंकि आप डी के कंसेप्ट ले रहे हैं तो Q आपका हीट है और W मतलब दिए गई हीट से अगर आप उतना कार्य माइनस कर देते हैं तो वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पथ पर निर्भर नहीं करता, अर्थात ये क्या होता है जी, बिंदु फलन होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि उष्मा देने से पहले सिस्टम के इंटरनली एनर्जी का कंडीशन क्या था, मतलब आंतरिक ऊर्जा की सिचुएशन क्या थी, स्थिति क्या थी उष्मा देने से पहले, है ना, पहला पॉइंट। और जितना उष्मा आपको देना है, जितना हीट सप्लाई करना है, उसके बाद उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ, ये उसकी दूसरी स्टेट है। और ये सिर्फ इन्हीं दो अवस्थाओं पर निर्भर करता है। बीच में आप कहाँ से चल के गए, किस पाथ का यूज़ किए, इस पे इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस जो है डिपेंड नहीं करता। इसीलिए उसे कहा जाता है कि आंतरिक ऊर्जा अपने आप में एक बिंदु फलन है या फिर पाथ डिपेंडेंट नहीं है, एक कंसेप्ट है। तो यहाँ से सीखने को क्या मिल रहा है कि ये इक्वेशन आपको जाने, ये जरूरी है बहुत आपके लिए। पॉइंट फंक्शन होता है, कहने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी को फंक्शन के फॉर्म में प्रेशर या वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम या टेम्परेचर के साथ, या टेम्परेचर या प्रेशर के साथ आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, आगे ये डीप में आगे इसको देखेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट है कि वेरिएबल्स के फॉर्म में हम उसको एज अ फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज प्लस माइनस वाली, निकाय, अब जब भी निकाय बोलूँ तो एक इंजन को इमेजिन करिए, है ना, क्या होता है कैसे होता है उस तरह से। और यह है कि निकाय के द्वारा उष्मा यदि लिया जा रहा है, ठीक, निकाय से यदि उष्मा लिया जा रहा है तो उसे प्लस क्यू कहेंगे। और निकाय से उष्मा यदि आप ले रहे हैं, ठीक, निकाय से, सिस्टम से यदि आप हीट ले रहे हैं
तो उसे माइनस क्यू कहेंगे। ठीक, ये आएगा आगे क्वेश्चंस में चल के। प्लस माइनस बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए अपना कंसेप्ट यहाँ से स्टार्टिंग से बनाते चलिए आप लोग सब। ठीक है, देन अगेन आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होने पर प्लस यू बोलेंगे, आंतरिक ऊर्जा में कमी होने पर माइनस डी यू बोलेंगे, है ना। डेल्टा यू डी यू ये सब लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होइए, कहीं कहीं बुक में आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा भाई, है ना। फिर निकाय यदि आपको काम करके देता है तो प्लस कहलाएगा, निकाय पर यदि आपको काम करना पड़ता है तो वो माइनस डी डब्ल्यू कहलाएगा। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा सिचुएशनल वाइज। आगे चल के देखते हैं कुछ प्रोसेस इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे। ये जो इक्वेशन आप निकाल के लेके आए हैं जो कि एनर्जी कंजर्वेशन को बता रहा है, उसके बारे में। जैसे पहले जब इस लॉ को इजाद किया जा रहा था तो पहले अब ये हुआ कि भाई मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जूल ने इस चीज़ को परिभाषित किया था कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है, तो उसने एक बोला कि जो किया गया कार्य होता है या हीट होता है उसको हम किए गए कार्य के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो बदल सकते हो भाई, तो इसको अगर एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप जूल के फॉर्म में ऐसे लगाया तो ये जूल होगा, और इसका मान 4.2 समथिंग अबाउट एक अमाउंट में होता है, केल्विन या कुछ ऐसा स्केल पे। तो जूल ने यह बताया कि हीट को वर्क पे आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क को या हीट को ऐसे करके, तो ये ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। अब बात यह होती है कि अगर आप 100 जूल ऊष्मा देते हो तो कितना जूल कार्य, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना जूल कार्य होना चाहिए, है ना। तो होता यह था कि उतना अमाउंट ऑफ वर्क वो मिलता नहीं था, तो बहुत दिन तो ये सोचा गया कि आखिर हीट पूरा पूरा वर्क में क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहा है। तब ये कंसेप्ट निकल के आया भाई कि जो हीट है वो पूरा पूरा वर्क में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, जो पार्ट मिसिंग है वो आपके सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज करने के लिए लग रहा है, डी यू के लिए। और फिर इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट आया। फर्स्ट तो जूल के कंसेप्ट से ये आया था कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या है, उस पर विचार करके निकाय बनाने की कोशिश, लेकिन वो इक्विवेलेंट नहीं हो रहा था, इसलिए फिर इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट आया। ठीक, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इस चीज़ को। सो ये एक फर्स्ट इक्वेशन है, इसके छोटे थोड़े थोड़े इसके एक एप्लीकेशन पोर्शन है, विभिन्न एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्टरी फॉर्म में है ना। आपके सिलेबस में जो लिखा है वो जो कंप्लीट मैथमेटिकल डेरिवेटिव वाला वो नहीं है, लेकिन इसी को आगे ले जाके हमको बढ़ाना है। मैं धीरे से इन चीज़ों को बाद में रोटेशन वाइज यूज़ करूँ, उसके लिए आपको कैपेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको बड़े ही अच्छे से समझिएगा। देखिए कुछ डिफरेंट प्रोसेस हैं जो थर्मोडायनेमिक इस फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ओबे करेंगे हमको। पहला एक प्रक्रम होता है जिसे कहते हैं समतापी प्रक्रम, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापी नाम से स्पष्ट है कि ताप जो है कांस्टेंट रहेगा आपके निकाय का, टेम्परेचर जो है नियत रहेगा। अब टेम्परेचर ही नियत रहना है, टेम्परेचर में कोई उठापटक नहीं होनी है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो तब होगा ना जब उसके मॉलिक्यूल्स के पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, जो कि अपने आप में ट्रांजिशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल मोशन को रखे हुए हैं, उसमें कोई परिवर्तन हो। अब भाई हीट ही नहीं दोगे, ताप ही नहीं दोगे, तो कहाँ से बदलाव होने वाला है आंतरिक ऊर्जा में। तो फिर डी यू इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और जो कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ पे 0 है। तो फिर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या बनेगा कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू, या फिर डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। मतलब अगर ऐसा कंडीशन है आपके पास, आइसोथर्मल कंडीशन, जिस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी, 0 होगी, तो उस कंडीशन में पूरा पूरा हीट को आप पूरे पूरे वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, आइडियली केस है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए लागू होता है। ठीक, आदर्श गैस के लिए ये चीज़ लागू होता है, नॉर्मल गैस के लिए ये चीज़ लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है इस सिचुएशन को पाना कि इंटरनल एनर्जी में चेंज ना हो। आगे और जानेंगे इस चीज़ को। तो पहला ये चीज़ जो निकल के आया है, ये वाला, ये सिचुएशन। मतलब कहे का मतलब है कि अगर आपको समतापी प्रक्रम कहे तो दिमाग में फट से आपको डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू रिफ्लेक्ट होना चाहिए, है ना। थ्योरी में शब्दों में क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं है। अगेन अनदर नेम ऑफ द प्रोसेस विच कॉल्ड रुद्धोष्म प्रक्रम, इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है
जिसमें निकाय में ऊष्मा ना तो प्रवेश कर सकती है और उससे ना तो बाहर जा सकती है। नॉट चेंज इन हीट, आप उसको दे भी नहीं सकते, हीट दे भी नहीं सकते, ना तो उससे आप ले सकते हो। तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली जीरो होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डी क्यू की जगह आप जीरो रखेंगे, डी क्यू की जगह जीरो रखेंगे तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल डेल यू, मतलब जो किया गया कार्य होगा वो पूरा पूरा निर्भर करेगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के। ठीक, मतलब आपको हीट नहीं देना है और फिर भी उससे काम करवाना है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान समझिएगा। हीट आपको नहीं देना है और सिस्टम से वर्क कराना है। तो जो थर्मोप्लास होता है, थर्मोप्लास मतलब जो थर्मस होते हैं उसके, वो इसी पे कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि अगर उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है और थर्मस को अगर जोर जोर से आप हिलाएंगे, ठीक, मैकेनिकली हीट नहीं देंगे तो उसके इंटरमोलिकुलर, चूँकि थर्मस है तो हीट जो है वातावरण से डिस्कनेक्टेड है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अपने उसको। और अगर आप उस थर्मस को ज़ोर से हिलाएंगे, उसमें मैकेनिकली मोशन करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल से एटम्स के बीच में टक्कर होगी, संघट होगा, टक्कर होगा, उसकी वजह से वो एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी गेन करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी मतलब वो जो द्रव्य रखा हुआ है वो गर्म हो जाएगा। ये एक थर्मोप्लास का एग्जाम्पल है इसके लिए। और फिर किया गया कार्य उसकी इंटरनल एनर्जी में बढ़ोतरी के लिए काम करेगा। ठीक, वैसे ही संपीड़न में भी होता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये चेंज होगा। ठीक, अगेन नेक्स्ट प्रोसेस सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक प्रक्रम बोलेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें नाम से स्पष्ट जी, आयतन नियत रहता है। आयतन नियत रहता है मतलब dV इज इक्वल टू जीरो, कि निकाय में कोई आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। ये एक गुब्बारे का आप कंसेप्ट ले लीजिए, या वो पिस्टन लगे हुए सिलेंडर का कंसेप्ट अगर मैं लेता हूँ कि एक सिलेंडर है आपके पास इस तरह से और इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, मान लीजिए ऐसा, ये मूवेबल है इस तरह से, ठीक, और इसमें कोई गैस भरी हुई है और इस गैस को अगर आप कोई हीट बाहर से DQ सप्लाई करते हैं तो ये पहले कंडीशन में जो था वो वॉल्यूम V1 था। मान लीजिए हीट देने से इसके मॉलिक्यूल्स को ऊर्जा मिल गई और ये मॉलिक्यूल्स जो है गैस की दीवारों पे फोर्स लगाने लगे। अब फोर्स लगाने लगे और ये पिस्टन चूंकि मूवेबल है, तो ये मूवेबल है तो इधर बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया खिसक कर, मान लीजिए यहाँ पर आ गया है खिसक कर ये पिस्टन जो है हमारा, ठीक, इस तरह से, इस तरह से। तो चूंकि वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो गई, वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो गई तो सेकेंड कंडीशन है वॉल्यूम हो गया V2। तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होना है। आप यदि हीट देते हो तो निकाय के आयतन में परिवर्तन नहीं होना है, तब सम आयतनिक प्रक्रम है। तो यही तो इंजन है हमारे, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, बलून में ऐसा नहीं होता। बलून में अगर आप बाहर से हीट दोगे या उसके अंदर भरी हवा अगर गर्म है तो उसके आयतन में वो क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। ठीक, इसका सिंपल एग्जांपल है एयर बलून। एयर बलून कहने का मतलब है जो आग चला देते हैं और एक बड़ा सा बलून आसमान में उड़ते हुए जाता है। तो चूंकि हीट आप देंगे तो उसके वॉल्यूम में वो फैलना चाहता है, और वॉल्यूम में फैलना चाहता है तो ऊपरी वायुमंडल के एरिया में जाते जाते वो उस साम्य अवस्था प्राप्त करना चाहता है, एक्चुअल में थर्मली इक्विलिब्रियम प्राप्त करना चाहता है। तो अपर एटमॉस्फेयर में जितना ऊपर वो जाना चाहता है ताकि अपर एटमॉस्फेयर में प्रेशर उसको वहाँ पर चेंज मिले और वो अपने आप को साम्य में लेके आ पाए। तो समायतनिक प्रक्रम मतलब dV बराबर जीरो। और dV बराबर जीरो मतलब यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई मोमेंट नहीं हो रहा है। और कार्य की जो परिभाषा है, सिंपल जो कार्य आप पढ़ते हैं कि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, ये सिंपल फिजिक्स का है जी, कि बल गुणित विस्थापन, ठीक, कि वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी एक्स, ये सिंपल। लेकिन गैस के कंडीशन में बल का काम करता है प्रेशर, और विस्थापन क्या चीज़ का होता है, तो आयतन का होता है, चारों ओर होता है, तो ये उसके ही पैरेलल है। तो अगर आप गैस के कंडीशन में कार्य के बारे में बात कर रहे हैं तो DLW इज इक्वल टू PdV होता है। अगर सामान्य फिजिक्स की बात करें तो FdX होता है। तो यदि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो किया गया कार्य भी क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा, क्योंकि DW हमारा PdV होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। और चूंकि समायतनिक प्रक्रम में dV इज इक्वल टू जीरो है तो DW बराबर जीरो। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यदि आप
कि हमने जो पढ़ा है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और आपको मिल गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, देन फाइनली यू हैव दिस इज कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, कि दिया गया हीट कंप्लीटली उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज करने के लिए काम करता है। ठीक, इंटरनल एनर्जी में चेंज करने के लिए वर्क करता है। ठीक, तो ये एक प्रोसेस हो गया थ्योरेटिकली। एक प्रोसेस और देखिए क्या होगा, समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम मतलब दाब आपका समान है, कांस्टेंट है, दाब कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है ना, तो सिंपल फिर वही वर्क बराबर क्या होता है पी डीवी। तो डीवी चेंज होगा, वॉल्यूम अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदलाव होगा। ये बलून का एग्जाम्पल है। गुब्बारा यदि आप फुलाएंगे तो चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ वो अपने आप को बैलेंस करना चाहता है, इसलिए वो वॉल्यूम को एक्सपैंड कर देगा। ठीक, स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है बलून की, और हवा भरने के बाद वो अपने वॉल्यूम को एक्सपैंड कर देगा, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है नियत है, वातावरण का जो दाब है वो एक समान, और वो अपने दाब को उसके समान बनाने के लिए अपने वॉल्यूम को एडजस्ट करेगा। तो ये समदाबी प्रक्रम में आपको ऐसा मिलेगा। ठीक, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू की जगह ये होगा, मतलब निकाय को दी गई जो ऊष्मा है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में तथा बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाता है। ठीक, और एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लास्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चक्रीय प्रक्रम क्या है, साइक्लिक प्रोसेस क्या है। ठीक, कार्नो इंजन आप लोगों ने 11th क्लास से पढ़ा होगा, वो इस साइक्लिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। हमको भी कार्नो के थ्योरम को पढ़ना है, इंजन आपके सिलेबस में नहीं है, आएगा आगे चल के। तो जब अभी जैसे आप लोगों ने डिफरेंट हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस पढ़ा कि समतापी प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम है, समायतनिक प्रक्रम है, समदाबी प्रक्रम है, या ठीक, तो यदि कोई निकाय इन डिफरेंट प्रक्रमों से होके गुजरता है तो और फाइनली वो अपने उसी पॉइंट पे आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया था, तो ये पूरा एक राउंड का प्रोसेस हमारा साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। अब चूंकि इंटरनल एनर्जी जो है अपने प्रथम और आंतरिक बिंदु पर निर्भर करती है, रास्ते पे निर्भर नहीं करती है, मतलब वो जहाँ से सिस्टम चला था इंटरनल एनर्जी घूम फिर के जब वहीं पे आ जाएगा वापस, तो कुल मिला के उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और चूंकि आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ मतलब डी यू बराबर 0। ठीक, और डी यू बराबर 0 हो गया मतलब आपको डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू मिल जाएगा। फिर से कंसेप्ट की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होने के कारण दी गई ऊष्मा पूर्ण रूप से किए गए कार्य के रूप में प्रकट होती है, और इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस मतलब डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोसेस को इंक्लूड करके अलग अलग इंजन बनाए जाते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा है कि जितनी आप एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को वो पूरी वर्क में कन्वर्ट हो रही है। एक ही किसी प्रोसेस से इंटरनल एनर्जी को जीरो करना आसान नहीं है, तो डिफरेंट प्रोसेस से क्या होता है, यदि एक प्रोसेस से निकाय की इंटरनल एनर्जी जितनी बढ़ रही है, दूसरे टाइप के प्रोसेस से उस निकाय की इंटरनल एनर्जी को उतनी ही घटा देते हैं। तो जब निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था से चल के अपने अंतिम अवस्था तक एक साइकिल में पहुंचता है, तब तक उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 हो चुका रहता है, और इस आधार पे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पे पूरा ऊष्मा हम वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक, तो ये कुछ प्रोसेस हुए, एग्जाम्पल वाइज छोटे क्वेश्चंस में आ सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्टरी वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं, उस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इस क्लास में सीखी, और जो डाउट स्टूडेंट्स ने क्वेरी किए थे उसके बारे में भी बात की। आई होप आप अपने कंसेप्ट बिल्डअप करते चले जा रहे हैं, इसके बेस पे आप आगे बहुत फास्ट सॉल्व करने वाले हैं चीज़ों को। और ठीक है, फ्रिक्वेंट आते रहेगा क्लास, अब बहुत अब गैप नहीं है, अब चूँकि क्लास कोर्स चालू हो गया है इसलिए आपको जल्दी क्लासेस मिलते रहेंगे, और यूनिट के कंप्लीट होने के बाद बल्क में आपको नोट्स भी व्हाट्सएप चैनल के पे मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में आपके सिलेबस को टारगेट करते हुए और टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।